नमस्कार। 3 बजे की इस खास पेशकश में हम 3 एंकर हाजिर हैं आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। मेरे साथ स्टूडियो में मीनाक्षी कोनवाल मौजूद हैं और साथ ही घर से मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता झा। तो हम तीनों एक साथ आपको लॉकडाउन और कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट देंगे। बढ़ते मामलों से डरा सकती है किस तरीके से ये जो नए आंकड़े आ रहे हैं, वहीं कोरोना फ्री होते शहरों की खबर से भी राहत आपको मिलेगी। ये शो आपको बताएगा कि कैसे वक्त गुजरने के साथ वायरस से लड़ाई में हम जीत रहे हैं मीनाक्षी, और ये बेहद राहत देने वाली खबर है। बिल्कुल नहीं। और आज बात उन जमातियों की भी होगी जो शहर शहर प्लाज्मा डोनेट कर उन कोरोना बीमारों के मददगार बन रहे हैं जिन्हें इलाज का इंतजार है। इसके अलावा सीमा के संग्राम में उलझे हरियाणा और दिल्ली की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्वेता, आज बड़ी खबरें हमारे एजेंडे पर आगे होंगी और इसमें सरकार क्या करने वाली है इसकी डिटेल्स भी होंगी। बिल्कुल, तो अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे और कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और थोड़ी देर में सरकार क्या बड़े ऐलान करती है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब आपको बता दें 3:30 बजे आपको हम दिखाने वाले कि देखिए किस तरह से अब सब्जियों पर भी जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे विधायक, उस पर उन्होंने क्या सफाई दी है। तो कोरोना पर आज देश को पॉजिटिव खबरों का डोज मिला है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि भारत अपनी टेस्टिंग किट डेवलप करने में लगा है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक मई के अंत तक, जी हां, मई के अंत तक देश में रोजाना 1 लाख टेस्ट करने की क्षमता होगी। कोरोना की दवाई बनाने पर भी काम किया जा रहा है श्वेता, और इसी तरीके से जब तक वैक्सीन नहीं आती, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई है श्वेता। बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक राहत की खबर कि देखिए कई जिले जो हैं अब वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये वाकई बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक खबर आज सुबह सुबह हमें सुनने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी पॉजिटिव खबर। 80 जिलों में कोरोना की एंट्री पर लगा ताला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना पर देश को पॉजिटिव खबरों की डोज दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 80 जिलों में पिछले 7 दिन से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 47 जिले ऐसे हैं जिसमें 14 दिन से कोई मरीज नहीं है, जबकि 39 जिलों में भी 21 दिन से कोरोना शून्य है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. इतना ही नहीं, कोरोना के मामले अब ज्यादा दिन में दोगुने हो रहे हैं। पिछले 7 दिनों से कोरोना के मामले 10.2 दिनों में डबल हो रहे हैं, जबकि आखिरी 3 दिन से मरीजों की संख्या 10.9 दिन में डबल हो रही है। For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days it had been 10.2, and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. I think that's a very, very significant progress. केंद्र सरकार ने बताया कि देश के 300 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है, जबकि 300 जिलों में कोरोना के केस काफी कम हैं। ऐसे इलाके नॉन हॉटस्पॉट जिले हैं। कोरोना के खिलाफ जंग का मैदान वो 129 जिले हैं जो अभी भी कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश के 16 राज्यों में पिछले 24 घंटे से कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि इसके बावजूद कोरोना के कुछ आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 1542 मरीजों का इजाफा हुआ है। कुल केस 29,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 62 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग आसान तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कमजोर जरूर पड़ रही है। और यहाँ वायरस, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो कदम उठाए गए हैं वायरस के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो बहुत असरदार साबित हो रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया।
बिल्कुल, ये कदम कारगर हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब भी नए मामले सामने आ रहे हैं और ये हैरानी और चिंता की बात है, क्योंकि अब टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, ये सरकार मान रही है। दिल्ली और राजस्थान में कोरोना की चाल कम देखी गई है, लेकिन अब मामले ज्यादा दिनों में दोगुने हो रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, हमारी योजनाओं का असर दिख रहा है, ये कई मुख्यमंत्रियों ने माना है। श्वेता। बिल्कुल नेहा, योजनाओं का असर दिख रहा है, इसलिए नोएडा में खास करके जहां पर हम हैं, हमारा स्टूडियो है, हमारा ऑफिस है और जहां पर इस वक्त मैं भी हूं, वहां पर अच्छी खबर सामने ये आ रही है कि जो रेड जोन थे वो रेड जोन अब धीरे धीरे ऑरेंज जोन में बदल रहे हैं और जो ऑरेंज जोन थे अब ग्रीन जोन की तरफ वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को कुछ छूट मिलने की गुंजाइश है। धीरे धीरे ही सही दिल्ली में दुकानों के शटर खुलने लगे हैं। आज से दिल्ली सरकार ने कई सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे दी। इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक हालात को देखते हुए छूट देने का फैसला लिया गया है। इस छूट को देने के पीछे शायद दिल्ली के वो राहत देने वाले आंकड़े हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामले 13 दिन में डबल हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेज भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना से जंग तेजी से आगे बढ़ रही है। नोएडा के 14 हॉटस्पॉट अब ग्रीन जोन में बदल गए हैं, 13 हॉटस्पॉट ऑरेंज जोन में बदल गए हैं। नोएडा में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। नोएडा में कोरोना के 71 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 186 रिपोर्ट्स आई है, उसमें 172 ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कोविड नेगेटिव है और 14 रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। इनमें से काफ़ी पेशेंट्स पहले से क्वारंटीन थे और समस्त पेशेंट्स को आइसोलेशन में संबंधित वार्ड्स में भेज दिया गया है। कुल मिला के हमारी जो ठीक हुए मरीज हैं, जो टोटल क्योर्ड एंड डिस्चार्ज है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के केस दोगुने होने की रफ्तार के कम होने का हवाला दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि पहले 8 दिन में केस डबल हो रहे थे, अब 12 दिन में ऐसा हो रहा है। 3,500 से लेके 5,000-5,500 तक के हम सैंपल नहीं ले रहे हूँ। ये पूरा इसका डाटा संधारित करके भारत सरकार को रेगुलर बेसिस पर हम भेजते हैं। उनको भी मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन का काम, और इसीलिए हमारा जो ग्राफ है डबल होने का, कई राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है। राजस्थान में 12 दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं। यूं तो कोरोना से जंग आसान नहीं है, लेकिन तेजी से बदलता कोरोना का ग्राफ कई उम्मीदें भी जगा रहा है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज 20% से ज्यादा हैं। ये रिकवरी रेट काफी देशों से बहुत बेहतर है। आज तक ब्यूरो। और अब बात तबलीगी जमात की, क्योंकि जिस समय हिंदुस्तान एक चैलेंजिंग दौर में था, उस समय जितनी तेजी से तबलीगी जमात की वजह से केसेस बढ़े थे, क्योंकि वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए, लेकिन अब कैसे यही तबलीगी जमात के लोग आगे आ रहे हैं और जीवनदाता बन रहे हैं, उनकी पहल बीमारों के इलाज में मददगार साबित हो रही है। नेहा, ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दरअसल ये तबलीगी जमात के लोग अब प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन के जरिए अब वो दूसरे संक्रमित लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसा वो अपनी स्वेच्छा से भी कर रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ से उनको कॉल भी आ रहा है, श्वेता, और जिसकी वजह से वो बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेशन से अब झिझक नहीं रहे और आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, और हैरानी की बात है नेहा कि ये खबर हम बता रहे हैं लोगों को। अगर मान लीजिए यही जमाती जो है पहले ही अलर्ट हो जाते और पहले ही खुद ही चले जाते या तो डॉक्टर के पास या तो सेल्फ क्वारंटीन में, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर, एक अच्छी खबर है, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। अब ये तबलीगी जमात के जो लोग हैं प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इसे अपनी छवि सुधारने की कोशिश भी उनकी कह सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, शहर शहर ये किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। कल तक ये लोग विलन बने हुए थे। देश में कोरोना फैलाने का इन पर आरोप लग रहा था, लेकिन अब ये कोरोना से जिंदगी बचाने के अभियान के अगुवा बन गए हैं।
दिल्ली के नरेला के क्वारंटीन सेंटर में जब हाल में ठीक हुए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने स्वेच्छा से प्लाज्मा दान किया तो इस मौके पर उनका उत्साह बढ़ाने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 1000 से अधिक मरकज के पॉजिटिव मामले थे। इनमें से करीब 250 अब ठीक हो चुके हैं। यही लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए हैं। सुल्तानपुरी के क्वारंटीन कैंप में रहे तबलीगी जमात के करीब 50 लोग और नरेला के कैंप से 20 लोग आज प्लाज्मा डोनेट करने सामने आए। मुंबई के अब्दुल रहमान कोरोना वॉरियर हैं। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की है। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं। प्रारंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। कोरोना से जंग जीतने वाली बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने आ चुकी हैं, क्योंकि फिटनेस की जांच में पता चला है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। दिल्ली से पंकज जैन और तंसीम हैदर, मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के बुलंदशहर के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में गांव के एक शख्स ने इन दोनों को मार डाला। बाद में मुख्यमंत्री योगी ने भी जिला प्रशासन के डीएम और एसएसपी को फौरन सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं श्वेता, क्योंकि सियासत इस पर तेज हो गई है। पालघर से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल पालघर से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासत तेज हो गई है, इसलिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और ये कहा कि वो उनके साथ हैं और जो एक्शन महाराष्ट्र में लिया गया वही उत्तर प्रदेश में भी लिया जाए, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। हालांकि अभी तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि ये आपसी रंजिश का कोई मामला था, जिसके बाद एक शख्स ने इन साधुओं पर हमला किया। लेकिन एक बार फिर अब सियासत के दायरे में ये मामला आता हुआ। आज भांग के नशे में रात किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह लोगों ने, गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है। को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपसर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है। हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है। इस बीच हमने पिछले कई दिन में आपको दिखाया कि कोटा में कैसे छात्रों को अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकारें इसकी पहल कर रही हैं, लेकिन बिहार में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और यही वजह है कि आज पटना की सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी। सैकड़ों छात्र लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये छात्र कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। मीनाक्षी, आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर कुछ दिनों से कोटा में फंसे छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये आरोप है कि जब बाकी राज्यों की सरकारें अपने छात्रों को बसों में ले गई तो फिर बिहार सरकार ने उन्हें उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया है। हालांकि श्वेता देखिए, नीतीश सरकार अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुकी है, लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। जी
बिल्कुल, तस्वीरें ऐसे पहले भी सामने आ गई। सोशल मीडिया पर मीनाक्षी लगातार छात्र जो हैं ट्वीट कर लिख रहे हैं कि जब बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने छात्रों को वापस बुला रहे हैं तो बिहार सरकार क्यों नहीं। लेकिन नीतीश सरकार जो है अभी केंद्र की अनुमति या फिर केंद्र क्या गाइडलाइन देती है उसका इंतजार कर रही है, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेगी। छात्र को मारा जा रहा है बाहर में, बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। बिहार सरकार मजदूरों से जितना पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रही है, दामन उतना ही उलझता जा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मजदूर नहीं मानते नेहा। बिल्कुल, और दिल्ली, पंजाब और आसपास राज्यों से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। ज्यादातर संख्या बिहार जाने वालों की है और कई सारे लोग अपने राज्य तक पहुंच भी चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से हमने कई बार बसों के अंदर देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। श्वेता, बिल्कुल, और लॉकडाउन के बीच मजदूरों का जो ये पलायन है वो लोगों के लिए और खास करके सरकारों के लिए एक बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है नेहा। लेकिन ऐसे में जो मजदूर हैं उनकी अपनी समस्या है, क्योंकि ना उन्हें रोजी रोटी मिल रही है। ऐसे में वो अपना घर कैसे चलाए, एक वक्त का खाना भी कई जगह पर मिलना मुश्किल है। लॉकडाउन के बीच घर पहुंचने की बेताबी, पैदल नहीं अब साइकिल की सवारी। सरकार की अपील और लॉकडाउन के तमाम सख्ती के बावजूद मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। साइकिल पर सवार हजारों मजदूर दिल्ली और पंजाब जैसे शहरों से बिहार के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देख लिया कि अब उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैदल चलना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कुछ लोग अपनी अपनी साइकिलों से अपने गांव के लिए निकले हैं। कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। ऐसे में एक एक शख्स जो इस गाड़ी पर बैठा है, साइकिल पर बैठा है, 500 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार छिन चुका है और सरकारी मदद उन तक पहुंच नहीं रही है। तो आप लोग सब दिल्ली में कहाँ काम करते हैं? फरफरागंज में रहते हैं। फरफरागंज में? जी। किस चीज की फैक्ट्री में? फैक्ट्री में पेंट के काम करते हैं। हमारे पास खाने वाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार जो भी दे रहे हैं हम लोग के पास पहुंच नहीं रहा है। जो है अब पता नहीं किनके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे पास तो खाने के लिए पैसा है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। ये मजदूर दिल्ली से 4 दिन का सफर करने के बाद लखनऊ पहुंचे हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है और रास्ता मुश्किल। रोड के हाईवे पे जो होता है ना, हाईवे इमरजेंसी सेवा जो बनाया रहता है, पुल के पास हो जाते हैं हम लोग, बारिश में पुल के नीचे सो जाते हैं। खाने पीने का कैसे हो रहा है? खाने पीने का अपना कुछ खरीद लेते हैं, या कोई जैसे रास्ता में आते हैं ना, तो वहाँ पे लंगर खुला था उनका, जय गुरुदेव जी का, तो वहाँ से खिला भी दिए और दे भी दिए कि लेते जाओ बेटे, आगे खा लेना। साइकिल पर घर की तरफ दौड़ लगा रहे इन मजदूरों में ज्यादातर संख्या बिहार की ओर जाने वाले मजदूरों की है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर बिहार सरकार पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन मजदूरों का हौसला कम नहीं हुआ। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना के संक्रमण से बचाव और उसके इलाज के लिए टेस्टिंग जरूरी है। इसके लिए चीन से रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाए गए, लेकिन इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज का एक विवाद दिल्ली हाईकोर्ट में जा पहुंचा तो ये मालूम चला कि 245 रुपए की किट पर सरकार को 600 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है। इस विवाद पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी किट 400 रुपए से महंगी नहीं बिकेगी। जिस दुश्मन से दुनिया त्रस्त है, उस कोरोना की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है ये रैपिड टेस्टिंग किट्स। इन किट्स से पता चलता है कि कोई शख्स कोरोना का मरीज है या नहीं। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चीन से जो किट्स मंगाए उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ही मुनाफाखोरी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चीन से मंगाई गई कोविड रैपिड टेस्ट किट में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खोली मुनाफाखोरी की पोल। 5 लाख किट्स लाने पर बिचौलिए कंपनियों का 145% मुनाफा। अदालत ने दिया दाम में 33% कटौती का आदेश।
अब आपको इस रैपिड टेस्ट किट के आयात की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। आईसीएमआर ने 27-28 मार्च को 5 लाख किट्स के आदेश दिए। कोर्ट में जिरह के दौरान पता चला कि किट्स निर्माता चीनी कंपनी विंडफो ने इस SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट किट की कीमत $3 अमेरिकी प्रति किट लगाया था। डॉलर की कीमत 75 रुपए के हिसाब से $3 यानी 225 रुपए हुए और उस पर 20 रुपए जीएसटी और अन्य दूसरे खर्च। इस आधार पर अदालत ने एक किट की कीमत 245 रुपए तय पाया, लेकिन किट्स को इंपोर्टर कंपनी मैट्रिक्स लैब्स ने डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज को 400 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेची। रेयर मेटाबॉलिक्स ने 600 रुपए की सरकारी दर पर इसे सप्लाई की। इन 5 लाख किट्स में 2,76,000 किट की सप्लाई हो चुकी है, जबकि 2,24,000 किट आनी अभी बाकी है। इस आधार पर देखें तो 5 लाख किट्स की कीमत 12 करोड़ 25 लाख रुपए हुए, लेकिन भारत में आते आते 600 रुपए के हिसाब से ये कीमत हो गई 30 करोड़। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 245 रुपए वाली किट्स 400 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेची जाएगी। इस आधार पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है। 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये 2 कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। ये बात दफन रह जाती, लेकिन इसके खुलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अगर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों में पैसे के लेन देन का लफड़ा नहीं होता तो शायद बात खुलती नहीं। दरअसल रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इन दोनों कंपनियों ने भारत में कोविड-19 टेस्ट किट लाने के लिए मैट्रिक्स लैब से करार किया था। मैट्रिक्स लैब से मिलने वाले 10 लाख किट्स में 5 लाख आईसीएमआर और 5 लाख राज्य सरकार को मिलनी थी। इनमें से 7,26,000 कोविड-19 टेस्ट किट देने के बाद मैट्रिक्स लैब बाकी की 2,76,000 किट तब तक जारी करने से इनकार कर रहा था जब तक कि उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाए। इसी बात पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां कोर्ट पहुंच गई और मामला खुल गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब आरटी-पीसीआर किट्स के जरिए टेस्टिंग हो रही है और वो काफी भरोसेमंद भी है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उंगली कांग्रेस ने उठाई तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया। टेस्टिंग कीजिए और जब कोरोना का किट मंगाया जाता है तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ देश में कोरोना के कारण पेट भरने की चिंता में गलते लोग हैं तो दूसरी तरफ वैसे लोगों की कमी नहीं जो महामारी को भी अपने मुनाफाखोरी का जरिया बना देते हैं। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र आज भी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, उसमें भी मुंबई का हाल बुरा है। ऐसे में तैयारी 75,000 बेड की हो रही है ताकि संक्रमित लोगों का मुकम्मल तरीके से इलाज हो सके। मुंबई वैसे तो कोरोना से करा रही है, उस पर से धारावी झुग्गी की सबसे घनी आबादी कोरोना के लिए और रास्ता आसान बना देती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो गई, कोरोना के केस यूं ही बढ़ते गए तो क्या होगा। त्याच्यासाठी मी फोटो दाखवतोय। अशी आपण गोरेगावमध्ये जिकडे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे ही तयारी करतो आहोत, केलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला बघताय तुम्ही। त्याच्यानंतर वरळीला सुद्धा आपण करतो आहोत, तिकडे सुद्धा ही तयारी आहे। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ 1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे।
मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में है बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है और उस पूरे सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है। मुंबई की ऐसी और सुविधाओं की शिद्दत से जरूरत है क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि मुंबई को 75,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की प्लानिंग 75,000 तक नए बेड मुहैया कराने की है। इसके लिए तैयारी ये है कि 7 हिल्स अस्पताल में 1500 बेड, BYL नायर अस्पताल में 1000, GT अस्पताल में 200, सेंट जॉर्ज अस्पताल में 500, HBT ट्रॉमा सेंटर में 200, ESIS में 200, नानावती में 100, बॉम्बे अस्पताल में 200, हीरानंदानी अस्पताल में 100, रहेजा में 100, जसलोक में 100 और फोर्टिस में 100 सीटों का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे एक तसल्ली की बात यह है कि मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इस हफ्ते कमी आई है। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां से कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं। BMC ने संक्रमण रोकने के लिए ऐसे इलाकों को सील कर दिया है, यहां से बाहर आने जाने की पाबंदी है। तो कंटेनमेंट जोन की संख्या 1036 से घटकर 805 इसलिए हो गई क्योंकि 231 इलाकों से पिछले 2 हफ्ते में कोई नया केस नहीं आया है। BMC की लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मुंबई के आगे की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। सौरभ पख्तानिया, मुंबई आज तक। और इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मशहूर अभिनेता इरफान खान को मुंबई के कोकिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत बेहद खराब है और नेहा, इससे पहले भी वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ चुके हैं। बिल्कुल, और कैंसर से इलाज के बाद एक बार फिर से तबीयत में खराबी। इरफान खान की हाल ही की फिल्म इंग्लिश मीडियम आपने देखी होगी और अब उनको अस्पताल ले जाया गया है। इलाज के लिए वो पहले विदेश भी जा चुके हैं। इसी हफ्ते उनकी मां का देहांत भी हुआ था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं जा सके थे। उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल आपको बता दें कि इरफान खान, जी हाँ बिल्कुल, इरफान खान दरअसल विदेश में हैं और लॉकडाउन की वजह से वो विदेश से यहाँ आ नहीं पाए। बीते शनिवार उनकी मां का जयपुर में 95 साल की सईदा बेगम थी, 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पाए। अमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, पहले शनिवार को उनकी मां का निधन हो गया, फिलहाल जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक वो विदेश में है, इस वजह से वो यहाँ आ नहीं सके अंतिम संस्कार के समय में, अंतिम विदाई के समय में। क्या जानकारी? जानकारी है कि वो विदेश में नहीं, मुंबई में ही थे और उनकी एक्चुअली तबीयत खराब थी क्योंकि वो अपना जो ट्यूमर, जो कैंसर उनका, उससे काफी बैटल कर रहे थे, तो उनके चेकअप थे और लॉकडाउन की वजह से कहीं ट्रैवल पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। तो ये जानकारी गलत चल रही थी कि वो विदेश में वो यहीं पर ही थे और मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो थोड़ी उनकी कैंसर के बाद अभी हालत मतलब वो बैटल कर रहे हैं और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। दोनों ने वीडियो कॉल किया अपनी फैमिली के साथ, बट अपनी हेल्थ और लॉकडाउन दोनों की वजह से वो जयपुर नहीं जा पाए। इस वक्त परिवार के साथ वो चेकअप करा रहे हैं और इस कैंसर से जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी की देवरिया की खबर का अब रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी हिंदू मुसलमान कोरोना संकट के बीच ये राग अलापते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सब्जियों में भी मजहब तलाश लिया है। मीनाक्षी, और देखिए किस तरह से उनके ये जहर भरे बोल दिखाई दे रहे हैं। देवरिया के बरहत सीट से विधायक हैं और एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसे 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन खास धर्म के लोगों से खरीदारी ना करें, ऐसी हिदायत वो जो लोग उनके पास खड़े हैं श्वेता, उन्हें ऐसी हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अब जाहिर सी बात है, अब इस तरह का वीडियो वायरल होगा तो सियासत भी अपने चरम पर होगी ही। अब विपक्ष जो है इसी बात को लेकर विधायक को घेर रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को भी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही हैं, दिशा निर्देश दे रही हैं।
लेकिन यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी कोरोना से बचने का एकदम नायाब फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के हाथ से सब्जी नहीं लेना। महामारी के इस भयानक दौर में देश में पहले ही बीमारों की धार्मिक पहचान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी विधायक का ये बयान आग में घी डालने जैसा है। विपक्षी पार्टियां सुरेश तिवारी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रही हैं, तो बीजेपी खुद इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। महज सत्ता पाने के लिए महज राजनीति कर रही है समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। ये भी सच है कि इस मुश्किल वक्त में कुछ लोगों की घटिया हरकतों ने पूरी आबादी को दहशत में डाल दिया। कुछ करतूतें जो खुल्लम खुल्ला धर्म और जिहाद के नाम पर की गईं, लेकिन ये सब लोग अपनी अपनी करतूतों की सजा भुगत रहे हैं और चंद लोगों के गुनाहों के लिए पूरे समुदाय पर तोहमत मढ़ देना कहाँ की समझदारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यही बात कह चुके हैं। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है, परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ये भी ठीक नहीं। लेकिन सुरेश तिवारी जैसे नेताओं को न तो संघ प्रमुख की सलाह से कोई मतलब है, न इस बात से कि ऐसे जहरीले बयानों से दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने की कोशिशें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को भी गहरा धक्का पहुंचाएगी। नफरत में बंद हुई उनकी आंखें ये भी नहीं देख पा रही कि कोरोना से जीत कर लौटे जो लोग प्लाज्मा डोनेशन से दूसरे मरीजों की जान बचा रहे हैं, उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। देवरिया से राम प्रताप के साथ आज तक ब्यूरो। अब वीडियो पर बवाल मचा तो विधायक सुरेश तिवारी मीडिया के सामने आए और नया सफाई भी दे रहे हैं। और सफाई क्या देंगे, क्योंकि जब धर्म के नाम पर वो लोगों को भड़का रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पर उनके शब्द सुनाई दे रहे हैं। कोरोना से बचने के तरीके उन्हें बताने चाहिए थे, सुझाने चाहिए थे, यहाँ पर तो कुछ और ही तरीके बता रहे हैं। श्वेता, 17-18 तारीख के लगभग हम अपने क्षेत्र में गए थे। क्षेत्र में जाकर नगर पालिका में गए। नगर पालिका में कुछ 10-12 लोग थे। बातचीत होने लगा इसी पर, लॉकडाउन के ऊपर। तो हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो। सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है, तो आप कोरोना से बचेंगे। यही मैंने कहा और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए, तो क्या बोले एक विधायक, क्या बोले? वही अपने हाथ में है कि भाई उनसे सब्जी मत लो। मैं कोई गलत कहा मैंने? नया देखिए 29,000 जो है पार कर चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देश भर में, और किसी भी वक्त ये संख्या 30,000 को छू सकती है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पल दर पर जो है वो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये एपी सेंटर बन चुका है। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आए हैं, जहां पर धारावी एक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, और ऐसे कई सारे हॉटस्पॉट्स अब मुंबई में सामने आ चुके हैं। श्वेता, बिल्कुल, और फिलहाल इस संक्रमण पर रोक लगाने का एक ही कारगर उपाय है और वो है लॉकडाउन। देखिए शहर शहर क्या हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
इस वक्त अगर हम महाराष्ट्र शहर के आंकड़ों की बात करें तो स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस वक्त पे महाराष्ट्र राज्य में टोटल 8,590 केसेस है, जिसमें सिर्फ मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में 5,799 केसेस है। लास्ट 24 घंटों में महाराष्ट्र राज्यों में 500 से भी ज्यादा फ्रेश कोविड-19 के केसेस देखे गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात किया और पर आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र एक उन राज्यों में से होगा जो शायद 3 मई के बाद लॉकडाउन का एक्सटेंशन करे। एटलीस्ट जो रेड जोन्स हैं, जो महाराष्ट्र राज्य के हॉटस्पॉट है, जैसे कि मुंबई, ठाणे, पुणे, जहां केसेस डबल अप हो रहे हैं हर दिन में, एटलीस्ट उन राज्य में हो सकता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो। ऑरेंज जोन्स और जो ब्लू जोन्स हैं उसमें स्टैंड अलोन दुकानें, नेबरहुड दुकानें, जो MHA की गाइडलाइंस भी आई हैं, उनको खोलने की बात जरूर की जाएगी 3 मई के बाद। पर अगर रेड जोन्स की हम बात करें तो उस पे कोई किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से यहाँ पर छानबीन चल रही है। उन्हीं गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त वैलिड पास मौजूद है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे पास दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और 2 लाइनें बनाई गई हैं, जिसके जरिए हर एक व्यक्ति की यहाँ पर छानबीन की जा रही है और उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। जिनके पास इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए पास मौजूद हैं, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है और जिनके पास वैलिड पास मौजूद नहीं है, उनको वापस भी भेजा जा रहा है। तो पुलिस पूरी सख्ती इस वक्त बरत रही है। दोनों राज्य ये चाह रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हरियाणा अब सख्त कदम उठा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल तमाम लोगों के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने नई मिसाल कायम की है। दरअसल पेडनेकर पहले पेशे से नर्स थी और एक बार फिर से उन्होंने वही ड्रेस पहनकर एक हॉस्पिटल का दौरा किया। वहां पर नर्स की पोशाक में नायर अस्पताल में इन तमाम नर्सेज और डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मेयर पहुंच गई श्वेता, और ये बहुत अच्छी और सकारात्मक मिसाल उन्होंने यहाँ पर पेश की। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं और वाकई ये तस्वीरें जो है काफी सकारात्मक है, प्रेरणादायक है। और ऐसे में जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए एक तरह से सलामी अपनी तरफ से और अपनी तरफ से थैंक्स कहना उनके लिए, जो कि दिन रात अपने परिवार वालों को छोड़कर कोरोना के पेशेंट से दिन रात उन्हें ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी इस तस्वीर को ट्वीट भी किया है और उनकी तारीफ और सराहना भी की है। इसे कहते हैं कर्तव्य की पुकार पर जंग मैदान में उतर पड़ना। इसे कहते हैं निजी सुख दुख की परवाह किए बगैर अपनी जनता के प्रति फर्ज को निभाना। अस्पताल परिसर में नर्स की पोशाक में महिला कोई आम नर्स नहीं है, ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं। मुंबई की मेयर बनने से पहले किशोरी पेडनेकर पहले BMC के अस्पताल में नर्स थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोरोना से जूझते मुंबई शहर में मेडिकल स्टाफ को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उन्होंने वर्षों पहले उतारी नर्स की पोशाक फिर से पहन ली और पहुंच गई नायर अस्पताल। नायर हॉस्पिटल में जो हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और जो नर्सेस है स्टूडेंट, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं गई थी। नायर हॉस्पिटल में प्लाज्मा प्रोसेस और जो मशीन है उसको देखने को मैं गई थी। मैं मुंबई की फर्स्ट सिटीजन हूँ। मेरा अच्छे काम के लिए जैसे मैं आगे रहती हूँ, तो ये युद्धजनित परिस्थिति में भी मैं आगे रहना चाहिए। मैं नर्स का काम कर चुकी है और मैंने वो काम किया है। मेरा काम का तजुर्बा हमारे मुंबई के जनता के लिए, नागरिकों के लिए आता है, तो मैंने खुद ने बोला है कि मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। नायर अस्पताल में किशोरी पेडनेकर ने नर्सों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। नर्स की पोशाक में किशोरी पेडनेकर की तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पिछले हफ्ते पहले किशोरी पेडनेकर को खुद को क्वारंटीन करना पड़ा क्योंकि उनका इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाद में टेस्ट कराने पर वो नेगेटिव पाई गयी।
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ दिन पहले तक वो अपने विरोधियों के निशाने पर थी, लेकिन किशोरी पेडनेकर के इस कदम ने सबको उनका मुरीद बना दिया है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।